वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ़ सुथरी और गोरी थी। आंखों का नक्श भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलती हुई नज़र आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थी। मेरी ज़्यादातर वक्त लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनावा और ओढ़ना भी वैसा ही था। मैं लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनती थी, सर पर हैट रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब मेरे लिए पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज पर पार कर चुकी थी। 16 साल की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे ज़बरदस्ती घर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि लड़की हो, तुम घर पर ही रहा करो, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नज़र आती हो। पाँव देखे हैं तुमने अपने? नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे नाप की अब चप्पल भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुझे। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद ही मेरा ध्यान बाहर खेलने जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने माँ की मन्नत की, बस ये आखिरी दफ़ा खेलने दो, लेकिन मैं नहीं मानी। मेरा बाहर जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। बस ये था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी, या बराबर वाले रोशन की छत पर जाकर उसकी अम्मी को शिकायत लगा दिया करती थी कि माँ ने मुझे कैदी बना कर रख दिया है। मेरा उठना बैठना, चलना पढ़ना सब लड़कों जैसा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराता और कहता कि कोई बात नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो तो घर पर ही रहा करो। रोशन मुझे उल्टा समझाने लगता। अक्सर मैं उसी की शर्ट पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों से खेल कूद करके बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी, और इसकी वजह शायद रोशन था, जो किसी भी तरह से हर जगह पहुंच जाया करता था। माँ की बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई बड़ा भाई नहीं था। पापा दूसरे शहर में रहते थे, महीने बाद घर आते थे। जैसे ही मैं 14 जमात पढ़ी तो मेरी खाला ने मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं 19 साल की थी जब लाहौर से मेरी खाला ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ को साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊँगी। माँ कहने लगी कि तुम्हारी जो करतूत है ना, तो मैं तुम्हें गैरों में शादी करके जलील नहीं होना चाहती, और इतनी बड़ी हो गई हो, एक कप चाय भी बनानी नहीं आती। वे मेरी सगी बहनें और सगे ऐप छुपा लेते हैं कि मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। बहरहाल मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में था, और 2-4 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे कमरे में काटे थे। आसमान पर पतंग उड़ाती तो कटी देख कर वह सीधी दौड़कर छत की तरफ आ जाती थी ताकि काटने वाली पतंग में पकड़ लूँ। मेरी बारात एक दिन आई, मेरी शादी हुई। रात की ट्रेन से ही वापस घर का सफ़र भी शुरू हो गया। दुल्हन बनी मैं घूंघट में बैठी बेहद बेजार हो रही थी। मेरा पति अमन मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। खाला क्योंकि लाहौर रहती थी, इसलिए वहाँ पर मेरा आना जाना नहीं होता था। 4-5 साल बाद खाला अकेले ही कराची आई थी। हफ्ते 10 दिन रहकर वापस चली जाती थी, इसलिए मुझे ना तो खाला के घर के माहौल के बारे में पता था और ना ही अमन के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेलकूद का गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से अमन मुझे देख रहा था, या तो मुझे अमन से उलझन महसूस हो रही थी। वैसी उलझन कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिससे मैं बचपन में खेलती आ रही थी। वे मेरे सामने वाली सीट पर ही बैठा था। एक तो मैं पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही थी, और वे भी इस भारी भरकम दुल्हन के लिबास में। मैंने तो आज तक सलवार कमीज़ भी कभी ढंग से नहीं पहनी थी, हमेशा पैंट शर्ट पहनती थी, और इस वक्त इस दुल्हन के लिबास में सख्त उलझन महसूस कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने 16 घंटे ये सफ़र किया अपने इसी लिबास में पहने हुए। रात को सोने के लिए जब पहने ज़ेवरात उतार दिए तो लाहौर पहुंचने के बाद मेरी खाला ने मुझे अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में मुझसे ठीक तरह से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती थी मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार भी नहीं किया, तकिया रख कर वहीं सो गई। न जाने रात को किस टाइम मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अमन सोफे पर तकिया रख कर सो रहे हैं। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए था। आखिरकार मैंने घड़ी पर नज़र डाली, रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत ही भूख लग रही थी। जब से मैं आई थी बस नाश्ता करते ही खाला ने मुझे कमरे में बिठा दिया था, और मैं कमरे में आते ही लेट कर सो गई थी।
मैंने उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैं बेड से नीचे पाँव रखा, ना जाने नीचे क्या था, मेरे पाँव स्लिप हो गया। मैं गिरते गिरते बची थी, लेकिन मेरी मुंह से चीख बरामद हुई थी। फ़ौरन से संभाल कर खड़ी हो गई, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर अमन की आँख ज़रूर खुल गई थी। मुझे जागता हुआ देखकर भी मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक मेरा कज़िन था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, हो गई तुम्हारी नींद? परी, कितना जगाया मैंने तुम्हें। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सिर्फ सफ़र की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। कहने लगा, हाँ मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने साफ कह दिया कि तुम्हें सोने दूँ। उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे तिरछी अखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन था क्योंकि गहरी नींद में जब माँ मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसा ही अल्फाज कहती थी। लेकिन उस वक्त मुझे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं कैसा मन से ये कहूँ कि मुझे भूख लगी है, लेकिन उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, बेशक तुम मेरी कज़िन हो, लेकिन मैं पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। माँ ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा था तो मैंने अपना फ़ैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन ये फिर सोचने लगा कि पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। ये कहकर उसने अपनी साइड टेबल की तरफ एक अंगूठी निकाल कर मेरी उंगली में पहना दी और कुछ देर बाद मेरी तारीफ़ करता रहा। मेरे लिए ये सब कुछ नया नया अनोखा सा था, क्योंकि अभी तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वे मुझे लड़के ही समझते थे, कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं करते थे। इसलिए अमन के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर मुझे अच्छा लगा। सब कुछ दिल फरेब सा लग रहा था कि अचानक से वे मेरा हाथ देखकर चुपचाप हो गया था। कहने लगा कि तुम्हारा हाथ इतने मोटे और भद्दे से क्यों है? लड़कियों जैसे हाथ जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया और कहने लगा कि मुझे लड़कियों में मर्दाना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं अपने हाथ गोरे से देख शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक़ नहीं था। मैंने अपने हाथों की हिफाजत कभी की नहीं थी। मैं बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी से उसने एक ब्लैक कलर का सूट मुझे थमाया और कहने लगा, जाओ इसे पहन लो। मैं खुद भी उस लिबास से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसे शुक्रिया कहकर चली गई। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उस लिबास को देखा तो वो बहुत ही भद्दा सा था, बहुत ही बेकार सा। मैंने शर्माते हुए वे पहन तो लिया था, लेकिन मैं पहली बार बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही अमन हाथ में परफ्यूम की शीशी पड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर मुझे अपने पहलू से लगाए बेड पर ले आया। मुझे प्यारी बातें करने लगा, लेकिन अचानक ही वह मुझसे एकदम पीछे हो गया। उसके चेहरे के कसरत भी एकदम बदल गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ। वह फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह कमरे में वापस नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। अभी कुछ देर पहले तो वह बहुत ही खुश था, पता नहीं उसे हुआ क्या था। पूरी रात कमरे में नहीं आया। सुबह मैंने अपना लिबास बदल लिया, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्च में सोफ़े पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई कि वह कमरे के बजाय बाहर सोफ़े पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास गई, उसे उठाने लगी तो मुझे देखकर मुंह फेरने लगा। फिर तो ये जैसे ही सिलसिला शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती वह मुझसे दूर भागता, वजह भी नहीं बताता। शादी के बाद उसकी चंद मीठी बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन पता नहीं वे क्यों मुझसे दूर रहता था। काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन उसका रवैया मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, अमन, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? क्यों मुझसे दूर रहते हो? वे कहने लगा, तुमने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। उसकी बात का मतलब मैं समझी नहीं थी। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? ऐसा कहने लगा, तुम मर्द जैसी दिखती हो, तुम्हारी चाल ढाल, यहाँ तक के हाथों की बनावट तक मर्द जैसी है। यह कहकर मेरे कमरे से बाहर निकल गया। शायद मैं भी ट्राउज़र और कुर्ता पहनती थी, लेकिन मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए मैंने अब अपने फैंसी लिबास पहनना शुरू कर दिए। उसके खातिर मैंने खाला के साथ मिलकर उसकी पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी।
उन 2 महीने में मैं खुद को बदल कर रख दिया था। शायद अमन का रवैया मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज़ रात को देर से घर पर आता था, सोफे पर लेट कर सो जाता था। मैं उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। मैं जो पहले हर चीज़ से लापरवाह थी, अब अमन की पसंद में अपनी शख्सियत तक खो बैठी थी। मैंने खुद को अमन की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन मैं वैसे ही था, मुझसे अब भी बात नहीं करता था। एक रात में सो रही थी, मुझे चिल्लाकर आवाज़ करने की आवाज़ें आने लगी। इस शोर से मेरी आँख खुली। खाला और अमन में बहुत ही बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर आई तो मैंने खाला के कमरे की लाइट जल रही थी। उसी कमरे से बहस करने की आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए खाला के कमरे तक पहुंच गई, लेकिन जो बात अमन और खाला के बीच में हो रही थी वे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अमन मौसी से कह रहा था कि दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मौसी कहने लगी, खबरदार जो तुमने ये लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से निकाला। वे कहने लगा, मैं मरियम के साथ नहीं रह सकता हूँ। मौसी कहने लगी, क्यों, ऐसा क्या है उस बच्ची में? तुम्हारे खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल रखा है, और एक तो तुम हो ना शुक्र कर रहे हो। वे कहने लगा, माँ मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं इसमें क्या कमी है। मैं क्या उसके साथ कोई भी मर्द ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मरियम को कह दो कि मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूँ, और चाहे तो बेशक मेरे नाम पर ज़िंदगी जीती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर जैसे ही वे कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक गया। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे नज़र चुराते हुए कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा कि आज मुझे बता ही दो, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसके खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वे कहने लगा कि खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम में क्या कमी है। मैंने कहा कि मैं रोज़ देखती हूँ खुद को, मुझे पता नहीं, इंसानों को हमेशा अपने आप तो अच्छा ही लगता है। तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा, तुम में औरतों वाली खूबसूरती नहीं है, हुस्न की कमी है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास आते ही मुझे एहसास होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ। मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारे करीब रहने से मुझे घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से भी कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मेरा दिल तुम्हारे पास आने को नहीं चाहता है। तुम्हें देखकर मेरा जी मचलाने लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी शायद कोई तसल्ली ना हो जो अल्फाज मैं अमन के मुंह से सुन रही थी। जो कमी उसने मुझे बताई थी उसमें मेरा कोई इख्तियार ना था। जो बेइज्जती उसने मेरी की थी, मैं रोती रही, सारी रात रोती रही। अगली रोज़ मेरी मौसी ने मुझसे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए कराची चली जाओ। मैंने कहा, मौसी अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो अमन दूसरी शादी कर लेगी। ये सुनकर मौसी कहने लगी कि मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम टाइम पर करती रहती हो, इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। लेकिन जब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी तो वो खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर हो जाएगी। मुझे मौसी की बात ठीक लगी थी। मैं वापस कराची चली गई। मैं पूरे 6 महीने बाद कराची आई थी। मैं मुकम्मल पूरी बदल चुकी थी। जब मैं घर पर आई तो माँ के साथ लग कर फूट कर रोने लगी। माँ भी समझी मैं उनसे उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए हुए 1 घंटा हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए थे, लेकिन आज मैं उनसे फासला रख कर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का रोशन भी था जिसे मैं रोहू कहकर पुकारती थी। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उसी से थी। वे भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबके साथ हंस रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में लगातार अमन की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझसे बातें करने में मसरूफ़ थे, बस एक वे था जो चुप था और यूँ मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वे मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है मरियम, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा कि नहीं तो, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए मेरा लहजा न चाहते हुए भी नम हुआ। वे मेरे चेहरे के मेरे आंखों के बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा कि हाँ, नज़र आ रहा है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजरा है हमने, और साथ खेले हैं हम, साथ आते थे और साथ रहे हैं, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो तुम बस रोशन को एक इशारा कर दो, फिर देखना साले को कैसे ठीक करता हो। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझसे कहा। मैंने कहा कि तमीज़ से बात करो। वे कहने लगा कि तुम्हारी आंखों में जो आंसू लाएगा वो उसका हशर बहुत ही बुरा कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे।
मैंने कहा कि नहीं रोशन, वह बहुत ही अच्छा है। अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्त रोशन की बहन से भी बहुत ही थी। वे शादीशुदा भी थी, आजकल मायके रहने आई थी। इसलिए सोचा कि जाकर उससे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वे मेरी मदद कर दे। मैं अगले ही दिन रोशन के घर पर चली गई। जब रोशन अपने बाबा की दुकान संभालने लगा था, इसलिए शाम को घर पर ही लौटता था और मैं दोपहर के वक्त उसके घर गई थी, क्योंकि अगर रोशन घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर फरजाना बहुत ही खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि अमन बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उसने झिझक हुई। वह उसी सवाल से पूछ लिया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बनकर रह गया था। मुझसे कहने लगी कि वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी तो इस चीज़ का इलाज करती है। सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं बिना किसी से कुछ कहे मेरा सारा मसला हल हो जाए। इसलिए मैं अगले ही दिन फरजाना के साथ लेडी डॉक्टर के पास चली गई और उसने मुझे मेडिसिन दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मौसी से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन ले लिया, खुद मौसी की बात करने लगी। उसे अमन के बारे में पूछने लगी। वह कहने लगी कि मैं रोज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं उसे मना लूँगी। तुम बस अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल करो। मैं बहुत ही परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दे दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन मौसी से बात करने के बाद जो मेरी भूख ही ख़त्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद अमन को मेरी कमी महसूस होगी, वे मुझे याद करता होगा, लेकिन वे तो अब भी वैसा ही था। मैंने बस चंद निवाले खाए और अपनी मेडिसिन खा ली। उस खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। सीने में दर्द की टिप्स उठने लगी। मुझे लगा शायद ये मेरे मसले का हल है। मैं रेगुलर वे दवा खाने लगी, जिसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती थी, लेकिन अमन के खातिर मैं ये भी कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर अमन की कॉल आ रही थी जब मैं कराची थी। अमन की कॉल आज आई। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा कि वो मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया है। वह कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं है। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुमने जैसी बदसूरत लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहाँ की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर ही नज़र आ रही है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवाओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक भेज दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे इसके बाद घर से बेदखल कर दी, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं सुनकर रोने लगी। बार बार अमन मुझे कह रहा था कि मेरे साथ ये जुल्म मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके मैं पीछे पलटी तो रोशन पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखकर मैं जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगा, वो तुम्हारे पति का फ़ोन था? मैंने कहा कि हाँ। वो पूछने लगा कि वो क्या कह रहा था, रो क्यों रही हो? वो काफ़ी संजीदगी से मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे क्या मतलब? तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे चोरों की तरह खड़े रहते हो? बिना बताए तुम होते कौन हो मेरे कमरे में आने वाले? मेरी बात सुनने वाले, निकलो यहाँ से बाहर। मैं उस वक्त कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वे कहने लगा, यूँ गुस्सा दिखाकर तुम वजह छुपा नहीं सकती हो। मुझे अंदाज़ा है तुम्हारे पति का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह हम मियाँ बीवी का आपस का मसला है। तुम कौन होते हो बीच में दखल अंदाजी करने वाले? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ कर जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्के देते हुए अपने कमरे से बाहर कर दिया। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे अमन की बातें याद आने लगी। मैंने 2 मेडिसिन निकाली, एक साथ खा गई। मैं चाहती थी कि मेरा मसला जल्दी से जल्द ठीक हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच जाए, लेकिन मैं मेडिसिन खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट तारी हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी। माँ मुझे देखकर परेशान हो गई। मेरे बाबा बाहर मुल्क में रहते थे, बाकी सब बहनें अपने घर ही की ही थी और इसलिए माँ ने रोशन को ही बुला लिया। उसी के साथ मुझे अस्पताल ले गई। 3 दिन तक जो मैंने खाया था मुझे हजम ही नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी मेडिसिन देखी तो कहने लगी, ये मेडिसिन तो बहुत तेज़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, आपके गुर्दे फेल कर सकती है। ऐसी दवाइयाँ और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। वे मुझे उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी थी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ये सब अल्लाह के हाथ में है। अक्सर लड़कियों को ये मसला होता है कि लेकिन जो मर्द कम ज़र्फ नहीं होते वे उनसे ऐसी बातें नहीं करते। वक्त के साथ साथ ये मसला खुद ही हल हो जाता है।
और आप इतनी भी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका पति ही घटिया सोच का मालिक है। मेरे पिता भी वहीं मौजूद थे। ये बातें सुनकर उनके माथे पर बल पड़े थे और सर झुकाए बैठे थे। घर पर आते ही रोशन ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल करनी है ये समझाई और वापस चला गया। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया। मैं रोने लगी। मैंने कहा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ मैं अभी भी अपने आप को आमिर के खातिर बदल कर रख दिया है। सारे काम सीख लिए हैं। आप बेशक मौसी से पूछ ले, लेकिन मैं फिर भी मुझसे कहता है मेरी करीबियत से उसका दिल नहीं लगता। ये बात औरतों की रूह को घायल करके रख देती है। लेकिन मैंने ये सब सुनकर भी यही चाहे कि उसके दिल में किसी जगह मैं अपना घर बना सकूं। वे मुझे तलाक ना दे, मुझ पर तलाक के नाम पर दाग न लगे। मैं रोई जा रही थी। माँ की आंखों में भी आंसू थे और वे मेरी माँ से मेरी खाला बात कर रही थी। वे कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से मरियम की ज़िंदगी ख़राब हुई है। मेरा बेटा एक तवायफ की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ था, उसके साथ गुनाह भी करता था। मैंने उसे अपनी कसम देकर मरियम से शादी करवाई थी, लेकिन उसे उस बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए घर की शरीफ लड़की जैसी अदाएं नज़र नहीं आई, तो उसने मरियम में ऐब निकालना शुरू कर दिया। मेरी माँ मैंने मेरे बाप को पाकिस्तान बुलवाया। उन्होंने खुद मुझे तलाक दिलवाने को कहा। वे शख्स मेरी बेटी के काबिल ही नहीं था, लेकिन मेरा मर्ज़ ज़ात से एतबार भी उठ गया था। मेरी इद्दत पूरी होने तक मैंने फ़रजाना और उसकी वालिदा मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गई, लेकिन मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया। बड़ी गहरी चोट खाई थी मैंने, इसलिए किसी दूसरे पर एतबार करना मेरे लिए बहुत ही भारी हो रहा था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।